नमस्कार, अभिनंदन साथियों। जीताइस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं मिथिलेश कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ समास की कक्षा के साथ। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने समास के बारे में जाना था, समास होता क्या है या समास में जो कन्फ्यूजन्स वगैरह होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चाएं की थी। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास होगी वो समास के भेद पर होगी। समास के भेदों की बात हम करेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस समास की क्या पहचान होती है, फिर उसका विग्रह कैसे किया जाता है, आदि आदि इन सब चीज़ों पर आज की हमारी चर्चा होगी। समास के भेदों में मित्रों सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे अव्ययी भाव समास को। प्रथमतः हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है, क्या पहचान होती है, अव्ययी भाव समास के सामासिक पदों का विग्रह कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसका नाम है अव्ययी भाव समास, यानी ऐसा सामासिक पद जिससे अव्यय का भाव प्रदर्शित हो। अव्यय जो शब्द है, अव्यय या इसे अविकारी भी कहा जाता है। यदि आप इस शब्द को देखें, अव्यय अ मतलब नहीं, निषेध सूचक उपसर्ग होता है। व्यय क्या मतलब होता है, खर्च, मतलब जिसका व्यय न हो। यानी व्यय से यहाँ तात्पर्य खर्च से नहीं बल्कि विकार से है। ऐसा समास, ऐसा शब्द जिसमें किसी तरह का विकार न हो। मित्रों, जब हम शब्द पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में जब शब्द को हम पढ़ते हैं तो शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग काल वचन कारक परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तित हो जाते हैं, और अव्यय अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग काल वचन कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ जो अव्ययी भाव समास के सामासिक पद होते हैं वो अव्यय होते हैं। पूरे समस्त पद से अव्यय का भाव बोध होता है, अर्थात लिंग काल वचन कारक परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, इनमें किसी तरह का विकार व्यय नहीं होता। अब अव्ययी भाव समास जो है, हम इसके पारिभाषिक रूप पर थोड़ा सा ध्यान दें। कैसे पहचानते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्योंकि प्रश्न की जहाँ तक बात होती है तो प्रश्न परिभाषा के स्तर पर भी पूछा जाता है, सामासिक पद के स्तर पर भी पूछा जाता है, विग्रह के स्तर पर भी पूछ लिया जाता है। परिभाषा की बात करें तो अव्ययी भाव समास की जो पहचान होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो, पहले पद की प्रमुखता हो, तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में हो। जाहिर सी बात है कि पूर्व पद की प्रधानता और समस्त पद जो है उसका क्रिया विशेषण होना, ये इसकी खास पहचान है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम लोग यहाँ एनालिसिस कर लेते हैं। सामासिक पद अव्यय क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक खास पहचान होती है कि अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो प्रायः उपसर्ग के जुड़ने से बने होते हैं। उपसर्गों से बना होने के कारण उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में ये अविकारी शब्द में रखे जाते हैं, अव्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ जो सामासिक पद बना होता है वो उपसर्ग के जुड़ने से बना होता है। तो उपसर्ग यानी अव्यय अविकारी, किसी शब्द में यदि कोई अविकारी शब्द आके जुड़ जाए तो वो समस्त शब्द जो है, वो पूरा का पूरा शब्द जो है वो क्या बन जाएगा साथियों, अविकारी बन जाएगा। तो इसीलिए अव्ययी भाव समास का जो सामासिक पद होता है वो अव्यय होता है, अविकारी होता है। अब इसकी परिभाषा एक बार पुनः
याद रखने के लिए आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा आप ये रखें कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं, समझते हैं कि हम इनका विग्रह कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे। कुछ शब्द मैंने लिया है यहाँ पर। जैसे पहला शब्द जो मैंने लिया है वो है प्रत्याह। दो शब्द हैं इसमें, प्रति आह। प्रति जो है वो उपसर्ग के रूप में है, आह का मतलब होता है दिन। अब यहाँ इस सामासिक पद को देखने से पहले हमें ये एक चीज तो साफ दिख जा रही है कि इसका पहला पद जो है वो उपसर्ग है, प्रति है। दूसरा, ये अगर हम पूरे पद को लेते हैं तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा प्रति आह या प्रतिदिन, अलग अलग। जब भी हम सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो पदों को अलग अलग लिखना होता है, उसे एक साथ। यदि एक साथ आपने लिख दिया तो उसका विग्रह नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे। प्रति आह मतलब प्रतिदिन। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ लिया है आजीवन। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आ जो है वो उपसर्ग के रूप में है। अगर आप इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा जीवन भर या जीवन पर्यंत। शब्दों को अलग अलग लिखेंगे। तीसरा विकल्प, तीसरा जो उदाहरण मैंने लिया है वो है आबाल वृद्ध। अब देखिए, इसमें आ उपसर्ग है, बाल और वृद्ध, दो अलग अलग शब्द दिख रहे हैं। इसका मतलब बालक से लेकर वृद्ध तक, यानी जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा कि बालक से वृद्ध तक। अगला उदाहरण जो हमने लिया है बेवजह। यहां भी आप देख सकते हैं बे उपसर्ग है, वजह मूल शब्द है। विग्रह करेंगे तो बे जो उपसर्ग होता है, बे का मतलब होता है बिना, विदाउट, निषेध सूचक उपसर्ग है ये। तो बेवजह का विग्रह जब हम करेंगे तो हम इसका विग्रह करेंगे बिना वजह के। नेक्स्ट, अगला उदाहरण जो हमने लिया है दिनों दिन। इसका जब विग्रह आप करेंगे तो दिनों दिन का विग्रह होगा दिन ही दिन में, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं दिन दिन में। जब दिन दिन लिखेंगे तो दोनों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दिन फिर योजक चिन्ह दिन में, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि दिन ही दिन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है यथाशक्ति। यथा, देखिए यहाँ पर यथा जो है वो उपसर्ग के रूप में है, शक्ति। जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो इस तरीके से हम सामासिक पदों का, अव्ययी भाव समास के जो सामासिक पद होते हैं उनका विग्रह करते हैं। विग्रह करना सबसे खास चीज होता है समास में। विग्रह, हम कभी भी किसी भी सामासिक पद का विग्रह करते वक्त आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि हम उस सामासिक पद का किस संदर्भ में, व्यावहारिक लेखन में या व्यावहारिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जिस संदर्भ में हम उसका प्रयोग करते हैं वही संदर्भ यहाँ विग्रह के रूप में लिखना होता है। अगर उस संदर्भ से अलग होते हैं तो विग्रह गलत हो जाता है। तो संदर्भ हमें पता होना चाहिए इस शब्द का, कि इस शब्द का हम किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं। उस संदर्भ के अनुरूप यहाँ पर हम उसका विस्तृत रूप लिख देते हैं जिसे विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास में आपने देखा कि किस तरह से हम अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे, क्या इसकी परिभाषा, क्या इसकी पहचान होती है। दूसरा, अव्ययी भाव समास के सामासिक पदों का विग्रह कैसे किया जाता है। तीसरी चीज, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है जो बहुत ही खास आपके काम आएगी। हालांकि ये कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, फिर भी आप इसे इसलिए ध्यान रखेंगे कि कई बार आपको पहचानने में समय नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो वह सामासिक पद जो उपसर्ग से बना हुआ है, उपसर्ग से बने हुए पद प्रायः अव्ययी भाव समास होते हैं। दूसरी चीज यहां पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे शब्द जो संपूर्णता बोधक होते हैं,
एज अ होल का भाव लाते हैं, पूरा का भाव लाते हैं। संपूर्णता बोधक जो शब्द होते हैं वे भी अव्ययी भाव समास होते हैं, और व्याकरणिक दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, पद अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। तो आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इन केस कभी आप परिभाषा भूल गए और ये दो चीज़ें आपको ध्यान है कि ये समास जो है उपसर्ग जुड़ने से बना हुआ सामासिक पद है, या ये शब्द जो है इसका भाव, इसका अर्थ जो है वो संपूर्णता बोधक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप अव्ययी भाव समास जो है वो बड़ी ही सरलता से पहचान सकते हैं, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, उपसर्गों से बना हो या फिर संपूर्णता बोधक शब्द हो। बाकी पहचान परिभाषा तो आपको ध्यान रखनी ही है, इसे भी ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। समास के दूसरे भेद की चर्चा करेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो पहचान होती है, परिभाषा होती है, वो ये होती है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास की सबसे खास पहचान ये होती है, सबसे सिंपल आप ये ध्यान रखेंगे कि वैसा सामासिक पद जिसका विग्रह करते वक्त उनके पदों के बीच योजक शब्द के रूप में कारक चिन्ह आता है, कारक परसर्ग आते हैं, तो आप सिंपली पहचान लें कि ये तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप विग्रह करेंगे तो उसके पदों के बीच में योजक के रूप में कारक चिन्ह आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कारक चिन्ह आते हैं अलग अलग, तो उन कारक चिन्हों के आधार पर ही इसके भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद किए जाते हैं वो आपका कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर इसके भेद किए जाते हैं, और उन भेदों में, उन कारक चिन्हों में से 6 कारक चिन्ह को लिया जाता है। इसमें कारक, चूंकि हिंदी व्याकरण में कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं, उन 8 कारकों में से यहाँ पर पहला जो कर्ता कारक होता है उसको छोड़ दिया जाता है, अंतिम जो संबोधन होता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो प्रथम और अंतिम को छोड़कर बीच के जो 6 कारक चिन्ह बचे हैं, जो 6 कारक बचते हैं, उन्हीं के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास का वर्गीकरण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि तत्पुरुष समास जो है कारक के आधार पर इसके कितने भेद हुए, 6 भेद हुए। तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए कारक चिन्हों के आधार पर। अब ये जो 6 के 6 कारक चिन्ह हैं, ये ही अलग अलग भेदों में योजक शब्द के रूप में आएंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास में। तो इसके साथ साथ आप कारक पर भी दृष्टिपात करते रहें, कारक पर भी अपनी नज़र बनाए रखें, कारक भी पहचान लेंगे। इसके साथ साथ आप तत्पुरुष समास का पहला भेद जो हम कारक चिन्ह पे करते हैं, कारक चिन्ह के आधार पर करते हैं, पहला भेद इसका हम करेंगे, चाहे आप कहें द्वितीय तत्पुरुष या इसे आप कहें कर्म तत्पुरुष। चाहे द्वितीय तत्पुरुष कहें, चाहे कर्म तत्पुरुष कहें, क्योंकि दूसरे नंबर पे कारक जो आता है वो कर्म कारक आता है, तो चाहे इसे आप कर्म तत्पुरुष कहें, चाहे द्वितीय तत्पुरुष कहें। अब आप सभी जानते ही हैं कि कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। कर्म कारक का चिन्ह या परसर्ग क्या होता है, को होता है। यहाँ पर जो भी सामासिक पद आएगा उसका जब आप विग्रह करेंगे तो योजक शब्द के रूप में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, को मिलेगा। को के द्वारा दोनों पद जुड़ेंगे। तो जब द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष समास के सामासिक पद का आप विग्रह करेंगे तो योजक शब्द के रूप में को का प्रयोग करना है। यहाँ पर चूंकि इसको कारक के आधार पर इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है इसमें समास से अधिक कारक पूछे जाते हैं। प्रश्न में प्रायः ये पूछ लिया जाता है कि इस सामासिक पद में कौन सा कारक होगा, तो विग्रह करने के बाद ही आपको चिन्ह मिलेगा और चिन्ह के आधार पर ही आप कारक डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा कारक होगा। तो इसलिए इस यहाँ पर कारक का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर को आएगा। दूसरी चीज, यदि आप कर्म के बारे में नहीं जानते हैं कर्म कारक होता क्या है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखें कि
क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है, और कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो को होता है। तो जाहिर सी बात है द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष कारक समास का जो भी पद होगा उसका विग्रह करेंगे तो को आएगा यहाँ पर। आइए अब इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे हम कहें कि पतित पावन, पतित पावन में देखिए पतित पूर्व पद है, पावन उत्तर पद है। पतित पावन यदि आप इस सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा पतित को पावन करने वाला। अब यहां पर देखिए आपको योजक शब्द के रूप में क्या मिला, को मिला, कारक चिन्ह। अब इससे आप पहचान लेंगे को जो होता है वो कर्म तत्पुरुष का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह होता है, अर्थात ये सामासिक पद जो है वो द्वितीय तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है। यदि यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि पतित पावन में कारक कौन सा होगा तो कर्म कारक होगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगर है शरणागत तो इसका विग्रह आप करेंगे शरण को आगत, आगत मतलब आया हुआ, शरण को आगत। यदि हम कहें जेब कतरा तो विग्रह क्या होगा, जेब को काटने वाला। यदि हम कहें चिड़ी मार तो विग्रह क्या होगा, चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पर हम सभी शब्दों में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर योजक शब्द के रूप में कारक चिन्ह को आ रहा है, जो ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कर्म कारक है, और कर्म कारक है तो वो सामासिक पद जो है वो तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में भी कौन सा है तो द्वितीय तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है। अब हम इसके अगले भेद पर चर्चा करते हैं। आइए इसके अगले भेद को कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। अब हम तत्पुरुष समास के दूसरे भेद की बात करेंगे, तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष इसलिए क्योंकि यहाँ पर तीसरे कारक की बात होगी। करण कारक जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। इसका जो चिन्ह होता है करण कारक का वो होता है से या द्वारा। यहाँ जब भी हम सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो यहाँ योजक शब्द के रूप में से अथवा द्वारा का प्रयोग होगा। करण कारक से तात्पर्य होता है मित्रों क्रिया का साधन या माध्यम, यानी क्रिया जिस माध्यम से संपन्न होती है, जिस साधन के द्वारा की जाती है, तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जब विग्रह करेंगे तो से या द्वारा शब्द योजक शब्द के रूप में आएगा। आइए इसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे एक शब्द मैंने मुँह मांगा लिया है यहाँ पर उदाहरण के रूप में। इसका यदि आप विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा मुँह से मांगा। मुँह से मांगा या मुँह से मांगा हुआ भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, आच्छन्न मतलब होता है ढका हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, कृत मतलब किया हुआ। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, आपदाग्रस्त, आपदा से ग्रस्त। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त मतलब दिया हुआ। तो यहां पर इन सारे शब्दों में आप देख रहे हैं विग्रह के रूप में से या द्वारा जैसे शब्द आ रहे हैं। तो इन योजक शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये समास जो है ये तत्पुरुष समास है। और यदि कारक के स्तर पर जाकर के पूछ लिया जाए तो आप सीधे सीधे आप करण कारक की ये पहचान होती है, वो क्रिया का माध्यम होता है या साधन होता है। तो जहाँ से या द्वारा का प्रयोग मिले, अगर कारक पूछा जाए तो आप करण कारक करें, और सीधे सीधे अगर आपसे समास पूछा जाता है तो तत्पुरुष समास होगा। अब हम तत्पुरुष के
अगले भेद की बात करेंगे। अब तत्पुरुष का अगला भेद देखते हैं। आइए, तत्पुरुष के अगले भेद की बात करेंगे। तत्पुरुष समास का तीसरा जो भेद होता है उसे हम कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान से तात्पर्य यहाँ पर, संप्रदान का अर्थ जान लीजिए कारक के स्तर पे। संप्रदान से तात्पर्य होता है, शाब्दिक अर्थ ही उसका होता है दान, दे देने के भाव में होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो प्रसर्ग होता है वो के लिए होता है। कई बार के लिए की जगह पर हम को का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन भाव वहाँ पर दान का ही होता है, देने का ही होता है। इस तरह के प्रश्न कई बार कारक के स्तर पर भी पूछे गए हैं, इसका खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि कर्म कारक का भी चिन्ह को होता है और संप्रदान में भी हम को चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि हम कहें कि वह धोबी को कपड़े देता है, धोबी को वस्त्र देता है, तो धोबी को देता है कर्म कारक होगा, क्योंकि दान का भाव नहीं है, धुलने के लिए दे रहा है। इसी चीज़ को यदि ऐसा कहा जाए कि वह गरीबों को वस्त्र देता है, गरीबों को कपड़े देता है, तो गरीबों को कह देने से दान का भाव आ जाता है, तो वहाँ कारक संप्रदान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर के लिए के साथ साथ कई बार को का भी प्रयोग होता है संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाव क्या है, भाव के अनुरूप हमें कारक पहचानना होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष कहें या संप्रदान तत्पुरुष कहें, इसका जो सामासिक पद होगा जब आप विग्रह करेंगे उसका, तो उसमें योजक चिन्ह के रूप में के लिए आएगा अथवा को आएगा, इन्हीं में से कोई शब्द आएगा। आइए अब इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि कैसे करेंगे हम, कैसे पहचानेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष के सामासिक पद को। इसे आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे क्रीड़ांगन शब्द है, विग्रह करेंगे क्रीड़ा के लिए आंगन, क्रीड़ा के लिए आंगन। जैसे शब्द है शिवार्पण, यहां पर आप शिव को अर्पण, शिव को अर्पण या शिव के लिए अर्पण भी कह सकते हैं, लेकिन को का प्रयोग भी यहाँ पर कन्वीनियंट है, सही है। विप्र दक्षिणा, विप्र के लिए या को का भी प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिणा, विप्र को दक्षिणा कहें या विप्र के लिए दक्षिणा कहें। स्वागत गान, स्वागत के लिए, स्वागत के लिए गान। विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो इस तरह से हम चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष के सामासिक पदों का विग्रह करते हैं। और आप देख रहे हैं योजक शब्द के रूप में के लिए या को, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। अगर को भी आ रहा है तो वहाँ पर दान का भाव है, दे देने का भाव है, इसलिए यहाँ ये बहुत बार पूछा भी जाता है, कारक में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कई बार को कारक चिन्ह के रूप में रहता है, लेकिन तात्पर्य वहाँ पर दान का होता है, दे देने का होता है, भाव का होता है, तो कारक वहाँ पे संप्रदान होगा। खास इसे ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा भी गया है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के अगले भेद की। पंचमी तत्पुरुष कहें या अपादान तत्पुरुष कहें, यानी यहाँ पर जो कारक आएगा वो अपादान कारक का चिन्ह आएगा। इस सामासिक पद का जब भी विग्रह करेंगे तो अपादान कारक की विभक्ति आएगी, उसका चिन्ह, उसका प्रसर्ग यहाँ पर योजक शब्द के रूप में आएगा। आप सभी जानते ही हैं अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है, लेकिन भाव जो होता है वो अलग होने का होता है। यहाँ भी ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखेंगे, करण कारक का भी चिन्ह से होता है, अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। करण कारक का जो चिन्ह होता है वहाँ भाव क्रिया का माध्यम होता है, क्रिया जिस माध्यम से होती है उसके लिए से का प्रयोग होता है। जैसे कलम से लिखना, तो यहाँ पर लिखने का माध्यम हुआ से, वहाँ पर करण कारक होगा। लेकिन जहाँ पर किसी भी चीज़ के अलग होने का भाव हो, से का प्रयोग वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर कारक अपादान कारक होता है, 5वें नंबर पर आता है, इसलिए इसको आप पंचमी तत्पुरुष कहें चाहे अपादान तत्पुरुष कहें।
अब यहाँ पर जब भी आप इस सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर योजक शब्द के रूप में से आएगा और भाव जो होगा वो अलगाव का होगा, अलग होने का होगा, विच्छेद होने का होगा। आइए अब इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है नेत्रहीन। अब इसका यदि विग्रह करते हैं आप तो नेत्रहीन का विग्रह होगा नेत्र से हीन। अब यहाँ भाव क्या है? दृष्टि से हीन होने का भाव है, दृष्टि से अलग होने का भाव है। तो यहाँ से का प्रयोग तो हुआ, लेकिन भाव क्या है? अलग होने का है, अलगाव का है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, देश निर्वासित। देश से निर्वासित मतलब निकाला गया। यहाँ भी अलग होने का भाव है, देश से अलग होने का भाव है। ग्रामगत, ग्राम से गया हुआ, गत मतलब गया हुआ, तो यहाँ भी अलग होने का भाव है। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब हटा देना, अलग कर देना, पदच्युत, तो यहाँ भी पद से अलग होने का भाव है। अगला उदाहरण देखिए, कर्म विमुख, यानी कर्म से मुख मोड़ लेना, कर्म पथ से अलग हो जाना, हट जाना, तो यहाँ भी क्या है? अलग होने का भाव है। तो इस तरह के सामासिक पदों में आपको से आएगा योजक शब्द के रूप में, लेकिन उसका भाव जो होगा वो अलगाव का होगा, अलग होने का होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे शब्द यदि पहचानने को आए तो तत्पुरुष तो कंफर्म है, तत्पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है। कारक चिन्ह के आधार पर यहाँ पर आपको भावों का ध्यान रखना जरूरी है, भावों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक का चिन्ह जो है वो दोनों सेम है, एक है। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। अलग होने का भाव, अलगाव का भाव हो, वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, और समास यदि पूछे तो फिर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का जो अगला भेद, षष्ठी तत्पुरुष कहें चाहे संबंध तत्पुरुष कहें, संबंध कारक जो है वो कारक सीक्वेंस में छठे नंबर पर आता है, तो इसलिए आप इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कह सकते हैं, संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हैं। संबंध कारक का काम होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों में संबंध स्थापित करना, संबंध बताना। तो जाहिर सी बात है इसका जो चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, वो का, के, की होता है। तो जब सामासिक पद का विग्रह करते हुए दोनों पदों के बीच इस तरह का संबंधवाचक शब्द आपको मिले, का, के, की जैसे शब्द मिलते हैं, तो आप निस्संदेह आप उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। उसमें यदि कारक की बात होगी तो संबंध कारक कहेंगे, संबंध तत्पुरुष कहेंगे। अब यहाँ पर हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिया है, राजपुत्र, अगर आप विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है राजकोष, ये होगा राज्य का कोष, राज्य का कोष। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है विधुदय, विधु का उदय, विधु का उदय, विधु मतलब होता है चंद्रमा। अगला उदाहरण मैंने लिया है सूर्यातप, सूर्य का आतप। आतप मतलब होता है, अनेकार्थी शब्द है, गर्मी के लिए भी आतप शब्द का प्रयोग करते हैं, किरणों के लिए भी आतप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का आतप यानी किरणें या धूप, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन सारे शब्दों में आपने देखा योजक शब्द के रूप में क्या आया? का आया। तो जहाँ पर योजक शब्द के रूप में आपको संबंध कारक मिले, वहाँ पर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में भी कारक के आधार पर संबंध तत्पुरुष, कारक यानी संबंध कारक। अब आइए हम तत्पुरुष समास के अंतिम भेद पर चर्चा करते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास का अंतिम भेद जो होता है उसे हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण 7वें नंबर पर आने वाला कारक है। अधिकरण कारक से अभिप्राय होता है यह क्रिया का आधार बताता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ ही आधार होता है, तो ये क्रिया का आधार बताता है। जाहिर सी बात है कि जब क्रिया का आधार आंतरिक होता है तो हम में का प्रयोग करते हैं, जब क्रिया का आधार बाह्य होता है, ऊपरी होता है, तो वहाँ पर हम पर का प्रयोग करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जब हम इस
समास का विग्रह करेंगे तो हमें योजक शब्द के रूप में या पर मिलेगा। तो इन चिन्हों से हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा है, कारक कौन सा है, तो अधिकरण कारक होगा। अब आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण जो हमने लिया है वो लिया है वनवास। अगर आप इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा वन में वास। यहाँ पर देखिए में का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण हमने लिया है पर्वतारोहण। यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पर्वत पर आरोहण। आरोहण मतलब चढ़ाई, चढ़ना, क्लाइंबिंग। अगला उदाहरण हमने लिया है अश्वारूढ़। विग्रह करेंगे अश्व पर आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, चढ़ना। अगला उदाहरण हमने लिया है जलमग्न। विग्रह करेंगे जल में मग्न, जल में मग्न। अगला उदाहरण हमने लिया है नीति निपुण, नीति में निपुण। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, होते हैं। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, विग्रह करते वक्त अगर ये आपको अधिकरण कारक के चिन्ह आते हैं, में पर का प्रयोग होता है, तो आप सीधे सीधे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में यदि कारक पूछा गया तो ये अधिकरण कारक है। तो साथियों, ये हमारा कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हुए, 6 भेद। इसके अतिरिक्त भी तत्पुरुष समास जो है इसके अन्य भेद भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि हिंदी मानक व्याकरण में उन भेदों की चर्चा तो नहीं होती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण का मुख्य आधार जो है वो संस्कृत व्याकरण है। वहाँ पर अन्य भेदों की चर्चा हुई है। तो कई बार हिंदी के प्रश्न पत्र में अन्य जो इसके भेद होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। आइए अब उन भेदों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन भेदों के अतिरिक्त कई बार तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक नेय तत्पुरुष पूछ लिया जाता है या मध्यम पदलोपी तत्पुरुष पूछ लिया जाता है। तो हम कैसे इनको पहचानेंगे, आइए इन पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। नेय तत्पुरुष समास जो है, जैसा कि इसका नाम ही है निषेध सूचक, तो वैसा सामासिक पद जिसमें लगा हुआ उपसर्ग निषेध का सूचक हो, जिससे निषेध का भाव आ रहा हो, यानी नकारात्मक, नेगेटिविटी का भाव आ रहा हो, उसे हम नेय तत्पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर हम कहें नापसंद, जो पसंद नहीं है, या अनपढ़, जो पढ़ा नहीं है, तो सिंपल सी इसकी पहचान होती है कि इसमें जो उपसर्ग होते हैं वो निषेध सूचक होते हैं। हालांकि जैसा कि आपने अव्ययी भाव समास में देखा कि अव्ययी भाव समास में उपसर्गों से बने हुए शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप इसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उपसर्ग जो होगा वो निषेध सूचक होगा। निषेध सूचक उपसर्ग होगा तो वो समास नेय तत्पुरुष होगा। वो तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। संस्कृत में जब हम समास पढ़ते हैं तो ये आता है, लेकिन ये प्रायः पूछ लिया जाता है हिंदी व्याकरण में भी, हिंदी के प्रश्न पत्रों में भी पूछ लिया जाता है। दूसरे भेद की हम बात करें, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। जैसा कि इसका नाम है मध्यम पदलोपी, यानी जब सामासिक पद बनता है ये, तो इसमें पूरा का पूरा मध्यम पद ही लुप्त हो जाता है। अर्थात विग्रह करने पर यहाँ पर सिर्फ कारक चिन्ह नहीं आएगा, बल्कि एक पूरा का पूरा पद आएगा योजक के रूप में। दोनों पदों के बीच का जो योजक होगा वो महज कारक चिन्ह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पूरा का पूरा पद होगा। ऐसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे रसगुल्ला, आप विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है रस में डूबा हुआ गोला। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा एक पद आ रहा है। जब ये सामासिक पद बनता है तो ये पूरा का पूरा मध्यम पद हटता है और ये दोनों पद जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो पूरा मध्यम पद लुप्त हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष।
ऐसे ही जैसे दही बड़ा शब्द है, अगर आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ में डूबा हुआ पूरा का पूरा हटेगा, पूरा मध्यम पद हटेगा, तब जाके ये सामासिक पद बनेगा दही बड़ा। तीसरा शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है घृतान्न। घृतान्न का जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा घृत में मिश्रित अन्न। तो यहाँ पर में मिश्रित पूरा का पूरा हटेगा, तब जाके ये शब्द बनेगा घृतान्न। लास्ट शब्द मैंने लिखा है स्वर्ण कंगन। यदि विग्रह करेंगे तो स्वर्ण से निर्मित कंगन। से निर्मित पूरा का पूरा टर्म हटेगा, पूरा का पूरा मध्यम पद जो है वो बाहर होगा, तब जाके ये शब्द बनेगा स्वर्ण कंगन। तो यहाँ पर इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मध्यम पद जो है वो हट जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। अब कई बार क्या होता है कि ये कर्मधारय के अंतर्गत भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कर्मधारय जो है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी इस बात पर कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं वो कर्मधारय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पदों में विशेषण विशेष से संबंध होता है। तो यहाँ पर अगर आप इन पदों को देखें तो यहाँ भी किसी न किसी प्रकार से विशेषण विशेष से संबंध बन रहा है, तो कई बार ये कर्मधारय के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इस डाउट को दूर रखने के लिए यदि आपके सामने ऑप्शन में विकल्प में दोनों ही चीज़ें हों, तत्पुरुष मध्यम पदलोपी तत्पुरुष भी दिया है और कर्मधारय भी दिया है, तो उस कंडीशन में आपको इसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष में रखना है, कर्मधारय में नहीं रखना है। यदि तत्पुरुष विकल्प में नहीं है, कर्मधारय है, तो ये कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि कर्मधारय का लक्षण क्या होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है। और इसके सभी पदों में जितने भी जो भी शब्द हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिए आपको, उन सब में विशेषण विशेष से संबंध जो है वो मिल ही रहा है। तो मध्यम पदलोपी तत्पुरुष न रहने के बाद आप इसे कर्मधारय कह सकते हैं, लेकिन अगर दोनों है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष को देनी है। तो इस तरीके से तत्पुरुष के अन्य भेद भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपने तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे से आप बिल्कुल आसानी से इसे कर पाएंगे। समास के जो बाकी भेद हैं मित्रों, हम अगली वीडियो में उसको लेकर आएंगे। बाकी के जो 4 बचे हुए भेद हैं, कर्मधारय की चर्चा, द्विगु समास की चर्चा, द्वंद्व समास की चर्चा और बहुव्रीहि समास की चर्चा, हम इसकी अगले वीडियो में करेंगे, जो बहुत जल्द आएगी। और आप हमारे साथ बने रहें। बने रहने के लिए GTAS को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को पूरा देखें। किसी भी वीडियो को कई बार बच्चे क्या होता है कि आधा अधूरा क्लिक किया, 2 मिनट देखा, उसके बाद आगे बढ़ गए। तो ऐसा करने से साथियों कुछ नहीं मिलता। हम क्या होता है कि हम 10 वीडियो देख लेते हैं, लेकिन हम एक को भी पूरी तरह से नहीं देख पाते। तो हमें ये चाहिए कि हम जो भी वीडियो देखें उसे आद्योपांत देखें, पूरा देखें, तभी हम हर चीज़ को समझ सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से गहराई से जान सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह है, GTAS को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं, उन्हें आप देखते रहें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जो हैं वो हमें देते रहें। इसके साथ ही आज की वीडियो का मैं समापन करता हूं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।